अस्सलाम वालेकुम नादिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आ, आज हम बात कर रहे हैं एक सिस्टम के हवाले से। आ, आपने भी सुना होगा, मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुना है। एफआईए के हलकों में एक बात की जा रही है, एक सिस्टम का तस्करा किया जा रहा है कि तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक वफाकी इदारे के अंदर ख़ास तौर पे जो सेंध जोन है, यहाँ पर एक मखसूस सिस्टम जो है वो सरगर्म हुआ है तैनातियों के लिए, और इंक्वायरियों के हवाले से हिदायत, केसों के हवाले से असरअंदाज होना। तो ये तो पहली बार इस तरह देखने में आया है। अच्छा, इस सिस्टम के हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये एक पॉलिटिकली सपोर्टेड सिस्टम है, लेकिन इटसेल्फ ये खुद इसके जो मरकज़ी किरदार हैं वो बिजनेसमैन हैं, और किसी ज़माने में कुछ साल पहले यही मरकज़ी किरदार जो थे ये एफ आई ए के केसों में थे, यानी कि इनके खिलाफ एफ आई ए में इंक्वायरियाँ शुरू हुई, फिर केस भी हुआ, फिर केस वो कहीं और चले गए। तो इस सिस्टम के हवाले से आप क्या सुन रहे हैं? आपका इसके हवाले से क्या ख्याल है? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी। लेकिन यह एफआईए के मामला गुज़िश्ता कोई 5-6 माह से हम खुद बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो सिस्टम का असर है वो बहुत ज़्यादा है और वो वाज़ेह अब नज़र आ रहा है। अब खुल के हर कोई बात भी कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन अब इसके कुछ क्योंकि ऐसे मामलात हो रहे हैं कि कुछ सर्किलों में जो अफसरान की तैनातियां हैं और इवन के मतलब जो कराची का तो जाहिर सी बात है डायरेक्टर कराची तक की जो सतह की जो तैनातियां हैं वो इस सिस्टम के मरून मन्नत हैं। तो इसीलिए वो नीचे तक उसकी वो जितने भी मामलात हैं वो सारे सराहियत कर चुके हैं अब। और अब सर्किल्स में जो अहम तैनातियां हैं इवन के इंक्वायरियों का मैटर भी है उसके ऊपर भी जो है वो सिस्टम ही जो है वो सारा देखभाल कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम कुछ अहम केसेस अगर उसकी बात कर ली जाए तो अभी बिल्कुल रिसेंट मतलब इस एक आध महीने की बात मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ कि अभी एक आध महीने के अंदर ऐसे कुछ केसेस हैं यहाँ पर कि जैसे एक पाकिस्तान स्टेट ऑयल का ऊपर एक एफआईआर हुई कोई आज से 3-4 महीने पहले। ठीक है। लेकिन उस सिस्टम की असरअंदाज का अब ये अब देख लें कि जब इसका फाइनल चालान जमा होने से पहले उसमें कुछ अफसरान के नाम निकाले गए हैं। वो अफसरान उसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। उसमें एक अफसर की वजह से तकरीबन 6 लोगों को और भी फायदा पहुंचा है और उसमें सबके नाम निकाल दिए गए हैं। अब ये जो जितने भी ये जो मामला चल रहा है ये अनवर मजीद और उसकी जो ओमनी ग्रुप है वो उसका सिस्टम है जो मुतारिक है बिल्कुल यहाँ पर। और उसकी जमीनों के हवाले से मामलात हों या दीगर इंक्वायरियाँ हों अकाउंट फेक अकाउंट से मुतालिक हों या दीगर इंक्वायरियाँ हों उसमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा हद तक जो है ना उन्होंने गिरफ्त कर ली है अब मामलात में। और अब ये सिस्टम यहाँ से पॉलिटिकली तो एक तरीके से है ही है लेकिन इसको दूसरे फायदों के लिए भी जो है ना माली फायदों के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। और बहुत सारे मामलात में अभी ऐसे बिल्कुल बजाय अभी कुछ एक आध महीने के अंदर ही ये 2-3 केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें उसका पॉलिटिकली तौर पे तो कोई इतना वो नहीं था मामला लेकिन उसका माली फायदा बहुत ज्यादा था। तो उस माली फायदे को हासिल करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को भी बाईपास किया है और लेकिन इस सिस्टम के जरिए इस सिस्टम को रहते हुए सारे मामला को हल किया गया है यहाँ पर। जी। तो जैसे अभी कुछ 15-20 दिन पहले की बात है एफआईए के एक सर्किल में एक ऑफशूट इंक्वायरी में मलिर की जमीनों पर कब्जे के हवाले से एक ठेकेदार को जो है वो हिरासत में लिया गया और 5-6 घंटे तक जो है ना उसको एक सर्किल में रखा गया। लेकिन उसके लिए डीजी केडीए तक जो है वो उस सर्किल में आए और उस वक्त इत्तेफाक से जो है वो डायरेक्टर एफआईए जो है छुट्टियों पर थे और वो कराची से मतलब लंदन में थे उस वक्त। और लंदन से वो बराह रास्त इस मामले को देख रहे थे। इस मामले को देखते हुए उन्होंने फिर वो 5 से 6 घंटे की जो भी मेहनत हुई उसके बाद फिर उसको जाने दिया गया। अब ये सारा जो निज़ाम है ये बिल्कुल एक उसमें पैक होके रह चुका है। अब आने वाले दिनों में खुद
डीजी ऑफिस ने तय करना है कि अगर एफआईए कराची की साख को बचाना है तो उसके लिए क्या इकदाम करने पड़ेंगे, ये उनको खुद सोचना है। लेकिन बहरहाल बज़ाहिर अभी तक ये लग रहा है कि डीजी एफआईए भी जो है वो इस मामले में बिल्कुल उन्होंने हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, और वो ये कहते हैं कि कराची के मामला को बिल्कुल अलग तरीके से देखा जाएगा, और बाकी जो पूरे पाकिस्तान के मामला हैं एफआईए के वो खुद टैल करेंगे उसमें। अच्छा, अपना नाज़िर साहब ये बताइए कि ये ग़ालिबन आप एक केस का जो आपने हवाले दिया ज़मीनों पे कब्ज़ों का, ये ग़ालिबन सिविल एविएशन के हवाले से एफआईआर थी, जिसमें एयरपोर्ट के अतराफ में उनकी ज़मीनों पे कोई कब्ज़े किए किए गए थे, उनको अपना सिंध रेवेन्यू के खातों में दिखाकर। अच्छा, दूसरा जो है मुझे ये बताएं, आप बात कर रहे हैं इस सिस्टम की कि वो किस तरीके से अब आगे अफसरान ने देखना है। चलें, एक तो ये होता है अपने पसंद के अफसरान लेकर आते हैं, यहाँ तक कि ना किसी तरीके से समझना, यानी अब ऐसा तो नहीं है आप किसी अपने पसंद को लेकर आ रहे हैं तो फिर उसको आपने बस बिठा देना है, वो उसको कोई टास्क भी आप देते हैं, आप अपना पसंद का अफसर लाएंगे, उससे फिर काम भी लेंगे। तो आपने देखा एफआईए जो केपी है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, इस वक्त वहाँ धड़ाधड़ मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, हवाला हुंडी के, मनी लॉन्ड्रिंग के, अपना जिसे कहते हैं कि साइबर क्राइम के, और जाली नर्सिंग कॉलेजेस के हवाले से फ्रॉड में मुलविस लोगों को वो पकड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ जो दो जोन है सिंध का, हैदराबाद सक्कर लाड़काना और कराची का, यानी कार्रवाइयाँ ना होने के बराबर रह गई हैं, हो ही नहीं रही, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ ये जोन ही बिल्कुल उस एफआईए से अलग है जो पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। इफेक्ट तो क्या आपको अभी भी नजर आ रहा है? और दूसरे मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने कहा था कि वो पीएसओ के हवाले से, पीएसओ के एफआईआर में एक एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए उनको फिर 6 बंदे और थे, उनको भी निकालना पड़ गया, केस में से बचाना पड़ गया। तो जब एक मरकजी मुलजिम जिसके ऊपर पूरा केस घूम रहा था, जिसके ऊपर पूरा केस एस्टेब्लिश हो रहा था, आप उसको केस में से निकाल दोगे तो केस तो आपका फिर अदालत में कहाँ स्टैंड करेगा। और ये भी बताएं उसको निकाला क्यों गया, क्या इतलात है कि वो उस सिस्टम के जो करीबी अफराद हैं, या उनके जो कह सकते हैं पॉलिटिकली उनके ऊपर हैं, उनके किसी के वो रिश्तेदार थे? हाँ, बस इसमें तो मसला ये था कि ये तो रिश्तेदारी आ रही थी, यहाँ पर आड़े आ रही थी, और एक अरसे से दबाव था एफआईए के तफ्तीशी अफसरान के ऊपर कि इनका नाम तफ्तीश से दौरान इंक्वायरी निकाला जाए। लेकिन तफ्तीशी अफसरान ने उस वक्त नहीं निकाला, क्योंकि उनका बुनियादी ख्याल ये था कि अगर ये साहब निकलते हैं, ये मतलब शहजाद तालपर नाम है उनका, अगर ये इस केस से बाहर निकलते हैं तो इससे केस की जो बुनियादी जो बात है उसके पर असर पड़ेगा, और मतलब दीगर मुल्जमान का फिर क्या कसूर है इसके अंदर। तो लेकिन वो बहरहाल तफ्तीशी अफसरान ने दौरान इंक्वायरी तो नहीं निकाला, लेकिन अभी इसका नाम जो है इधर से कुछ 10-15 दिन पहले की बात है, इनको अफसरान को जो है एक सिर्फ इनको निकालने के लिए, और इसी पीएसओ के एचआर डिपार्टमेंट के दीगर जो 2013 से 2017 के दरमियान जो लोग उसमें इस ओहदे पे रहे थे, उनको भी जाहिर सी बात है से निकाला गया, क्योंकि ये ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से था पीएसओ की इंक्वायरी, सही। जिसमें जो है वो जाली भर्तियां की गई, और उसके बाद जो है ना कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया उसके जरिए से। तो ये तो एक है मामला। लेकिन अब देखिए सिस्टम का मामला ये है कि सिस्टम इतना सराहियत कर चुका है, उसकी एक मिसाल है कि जैसे आपने एक मिसाल दी ना कि भाई केपी के, लाहौर और दीगर शहरों में जो है मुल्क के, उसमें जो एफआईए के अफसरान हैं वो एफआईआर भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर या तो इंक्वायरियां कमजोर की जा रही हैं, या मुकदमात को कमजोर किया जा रहा है। इवन की मतलब इसकी मिसाल मौजूद है, सिंध जोन 1 की तो है ही है, सिंध जोन 2 में भी ऐसा ही मामला है। सिंध जोन 2 में अभी 1 महीना पहले जो एक इंक्वायरी थी, मतलब बड़ी वेल स्टेब्लिश इंक्वायरी थी, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून एमपी के खिलाफ थी, एमएनए के खिलाफ थी, सॉरी, और उस इंक्वायरी को क्लोज कर दिया गया। अब उसके बाद फिर यहाँ पर कराची के अंदर अगर आप देख लें, सिंध जोन 1 के अंदर एफआईए सिंध जोन 1 में, तो उसके अंदर भी आप अहम अहम केसेस में वो किसी न किसी तरह से
को कमज़ोर करने के लिए कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। आप हम्म। पूरे इस एक 2 4 5 महीने के अंदर कोई एक अहम केस बता दें जो एफआईए कराची में दर्ज हुआ हो, सिवाय एक मैटर के, हैस्कोल वाले मैटर में। हैस्कोल वाले मैटर में भी, वो भी अगर उसके ऊपर भी बहुत सारे सवालात हैं, अभी भी मौजूद हैं सवालात, अभी भी मौजूद हैं, अच्छा, कुछ सजाएं हुई हैं ये है स्कूल वाले मामले पे मैं आपसे अलहदा बात करना चाह रहा था। आपने देखा जिस वक्त इस ऊपर इंक्वायरी हो रही थी तो हम भी बात करते थे मुतल्लिका लोगों से, तो हमें कहा जाता था कि जी इस्टेब्लिश कैसे, यानी मनी ट्रेल है, सबूत मौजूद हैं, जो उन्होंने एलसी कैश करवाई वो रिकॉर्ड है, सप्लाई जो कागजों में आई वो पता चल चुका है, यानी बिल्कुल सीधा केस है। आपने पर्चा करना है, जो मुलजमान पेट्रोलियम कंपनियों के इन्वॉल्व हैं, जो बैंकों के हैं, उनको आपने नॉमिनेट करना और केस प्रोसिक्यूट करना है। अच्छा, उस वक्त सूरत हाल हमें ऐसी नज़र आ रही थी, लेकिन अब इंक्वायरी के कई महीने, मुकदमा हुआ जनवरी में पिछले साल और एक साल वो गुजर चुका, लेकिन अब जाके ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से शायद वो फायदे हासिल नहीं हुए। यानी एक फायदा तो ये होता कि जो इन कंपनियों पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने 54 अरब रुपए के जो फाइनेंशियल फ्रॉड किया है, कोई 300 की एलसी कैश करवाई थी नेशनल बैंक समेत, 17 और निजी बैंक थे, टोटल 18 बैंकों से, तो यह नुकसान था, आवाम का नुकसान था। तो उसमें से शायद 54 अरब रुपए में से कुछ रिकवरी होके कौमी खजाने को वापस मिल सके। पहला तो मकसद ये था, एक साल 1.5 साल से वो मकसद भी पूरा नहीं हुआ, और दूसरा ये था कि चले रिकवरी नहीं हो पा रही तो आप उनको क्रिमिनल प्रोसीजर के जरिए इतने मजबूत केस बना के प्रोसिक्यूट करवाएं कि मुलजमान को कम से कम सजाएं तो मिल सकें, लेकिन वो काम भी अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो आपको नहीं लगता कि पिछले कुछ अरसे में, ये साल के अंदर हो सकता है सियासी सूरत हाल मुल्क में ऐसी थी कि अफसरान को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिला, एक अफसर आया उसने अपनी पॉलिसी चलाई, उसके बाद दूसरा आया उसने अपनी पॉलिसी चलाई, यानी पहले हमें ये पता चला कि एक अफसर, आला अफसर का ख्याल था कि जी प्रोसिक्यूट करवाएं, सबको सजाएं दिलवाएं। दूसरे अफसर जो उसके बाद आए चंद माह पहले, उनका ख्याल था कि जी इनसे रिकवरी करवा ली जाए, क्योंकि कंपनियां रजामंद हो रही हैं कि अगर आप हमारे ऊपर फौजदारी कार्रवाई ना करें, केस को क्रिमिनल प्रोसीजर में प्रोसिक्यूट ना कराएं, तो हम छोटे बैंकों को अपने जो कर्जे हैं जो हमने उनसे कर्जे लिए वापस करते हैं, नेशनल बैंक को भी आस्ता आस्ता कर देंगे। तो ऐसी इतलात थी, आपने आप आपसे भी डिस्कस हुआ था कि उस वक्त जो आला अफसर थे साबिक जोन के, तो उन्होंने कुछ मामला तय कर लिए थे और फिर जी इस तरह कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरा आया तो उन्होंने कहा नहीं जी हम अपनी पॉलिसी चलाते हैं, हम इसको जो है ना तो आप आपकी नहीं, बस इसको ये, किस तरह। हाँ, बस ये पॉलिसी का तसलसल ही असल में नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये भी मामला है। दूसरा, फिर देखिए सिस्टम तो यहाँ पर भी है ना, मामला है यहाँ पर, क्योंकि मसला ये है कि नेशनल बैंक भी इन्वॉल्व है, कमर्शियल बैंक भी इन्वॉल्व है इस पूरे इस केस के अंदर। तो मतलब इस तरह की, तो इवन की मतलब यहाँ पर अभी गैर मुसद्दिकात इत्तलात तो बहुत सारी गर्दिश कर रही हैं इस केस में कि जैसे सजाएं कैसी हुई, मतलब वो जो जो बेल रिजेक्ट हुई है बैंकिंग कोर्ट से इन लोगों की, जितने भी मुल्जमान हैं इसके अंदर, जिसमें नेशनल बैंक के भी कुछ लोग हैं, जिसमें कुछ कमर्शियल बैंक के भी, पीपीएल के भी, हेस्कोल के भी हैं, और बाइको वगैरह के भी हैं इसमें अफसरान जो शामिल हैं, जिनकी बेल रिजेक्ट हुई है। तो उसकी बेल रिजेक्ट के ऊपर भी गैर मुसद्दिका इतलात तो बहुत सारी हैं, एफआईए में गर्दिश कर रही हैं अभी। तो उसमें मामला ये भी है कि जो एक हेस्कोल के जो फाउंडर हैं, जो बरतानवी शहरी हैं, वो सर वो एलन के डंगन। उनके, एलन लिंकन, उनके भी सब मामला थे कि उनके उनको रेड नोटिस उनके जारी किए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। सही है। अब चालान वो में उनको ये नामजद सारा किया गया था। चालान में तो नामजद किया गया ना, लेकिन हमने तो पिछले जो डायरेक्टर थे उनसे जब हमारी मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने यही कहा था कि यार ये अगर, अव्वल तो हमारी कोशिश है कि फौजदारी मुकदमा से अगर वो बचना चाह रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है 54 अरब रुपए जो उन्होंने जो इस केस के अंदर अभी तक स्टेब्लिश हो चुके हैं, वो कम अज कम किसी जाविये से जो है वो कौमी खजाने में जमा कराना शुरू कर देंगे, तो फिर तो चले ठीक है, मामला को हम समझते हैं कि चले इस मामले को यहीं तय कर लेते हैं। लेकिन अगर ना वो मामला हुआ 54 अरब रुपए का, ना उनके फाउंडर मेंबर जो एक्चुअल इस पूरी सिनेरियो के अंदर जो सबसे ज्यादा फायदे वाले हैं, उनको ना रेड नोटिस हुआ बरतानिया में, और ना
इन मुल्ज़िमान की सज़ाएँ के हवाले से कोई फ़ैसला हो सका है अभी तक। बस उनकी बेल रिजेक्ट हुई है ज़रूर, लेकिन उस बेल रिजेक्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं। वो क्वेश्चन्स अच्छा, अभी तक मतलब उसके जवाबात अभी तक एफआईए नहीं दे सकी है कि भाई वो अगर वो सही। रिजेक्ट हुई भी है तो वो तो जमानत हो जाएगी, अगर चले फर्ज करेंगे आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, वो बंदे बाहर आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? अच्छा, तो मुझे नादिर साहब ये बताइएगा, हम सिस्टम के ऊपर वापस आते हैं। तो जब से ये सिस्टम एक्टिव हुआ है, आपने भी देखा होगा कि एक सर्कल जो है वो खुसूसी तौर पर तवज्जो का मरकज़ है। उसके हवाले से एफआईए के अंदरूनी हलकों में चेमोगोइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि देखिए, जो आप जिस तरह आपने कहा कि ज़मीनों पे कब्ज़ों वाले केस में जो एक नामज़द मुलज़िम को लाया गया, वो वाक़या उसी सर्कल में हुआ। फिर पीएसओ का जो आप केस का तज़किरा कर रहे हैं, वो वाक़या उसी सर्कल का है। फिर इसी तरीके से कुछ इस सिस्टम के अपने मरकज़ी लोगों की कुछ इंक्वायरियाँ वो भी उसी सर्कल में रहीं पिछले कुछ अरसे में। अच्छा, ये भी कहा जाने लगा कि सिस्टम की जानिब से इस सर्कल का जो इंचार्ज है, उसके तैनाती में बड़ा अहम कलीदी किरदार अदा किया गया, क्योंकि जब उनको यहाँ पोस्टिंग मिल रही थी तो शायद जोनल जो अफसरान थे वो शायद इतने ज़्यादा उसमें संजीदा नहीं थे। लेकिन फिर सुना है कि सिस्टम के एक फ्रंट मैन हैं जो एफआईए को देख रहे हैं, राब्ते भी करते हैं। वो एफआईए की एक अफसर के से उनका ताल्लुक है, और उसके हवाले से ज़रा बताएं, आपके पास क्या मालूमात है? देखिए, यहाँ पर जो इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफिस है एफआईए जोन 1 का, वो तो जाहिर सी बात है बहुत इन टच है उस सिस्टम से, ठीक है। तो नीचे सर्किल्स में इसीलिए बहुत ज़्यादा जो है वो मामला, सारे मामला में जो मतलब एक स्टेट बैंक सर्किल हुआ, उसमें एक एंटी करप्शन से एक साहब आए और उनको पोस्टिंग दी गई। इसी तरह कॉर्पोरेट क्राइम सर्किल में अभी तबादला हुआ है, लेकिन इसके ऊपर बड़े सवाल थे, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मामला था कि उनका जो पोस्टिंग थी वो हो नहीं पा रही थी यहाँ पर, और उन्होंने भी इसी सिस्टम ही का रास्ता इख्तियार किया है। और सिस्टम का रास्ता इस तरह इख्तियार किया गया है कि जो खुद ज़मीनों के केसेस में एक नामजद एक जो है वो मुस्लिम है, जो इस वक्त यहाँ नहीं है, मेरे ख्याल में मुल्क में नहीं है, मेरी जहाँ तक मालूमात है, लेकिन उसका चैनल इस्तेमाल करके सिस्टम से रब्ता किया गया और उसी सिस्टम के जरिए से जो है वो इनकी पोस्टिंग हुई है, जो मतलब डायरेक्टर एफआईए सिंध जोन 1 को बाईपास करके हुई है। लेकिन इसमें डायरेक्टर एफआईए सिंध जोन 1 उनकी तैनाती के ऊपर मतलब वो गुस्सा तो हुए है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते, ये बात भी अच्छा, बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, नाज़िर साहब ये बताइएगा कि इसके असरात रोनुमा तो होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि आईओस बहुत सारे सर्कलों में नाला नज़र आते हैं, वो मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, सुपरवाइजरी अफसरान जो होते हैं उनका काम सिर्फ सुपरवाइज करना होता है, ना कि इंक्वायरियों में और केसों की फ़ाइलों में वो खुद फ़ाइलें चला रहे हों कि जी इसको आप यूँ कर दें, इसको यूँ कर दें, इस मुलजिम को आप यूँ कर दें, इसके हवाले से आप यूँ लिख दें। तो ये तो सबसे बड़ा असर नज़र आने लग गया कि आईओस अपनी मर्जी बस के मुताबिक तो अपना केस नहीं चला पा रहे। अच्छा, दूसरा मेरा बस ये आपसे ये तो है सवाल। मामला जी। जी, जी। असल में दूसरा। मामला सिर्फ यही है यहाँ पर। आज आप एक असल में मामला सिर्फ यही है यहाँ पर कि इस वक्त एफआईए के जो तफ्तीशी अफसरान हैं, जो मुख्तलिफ सर्कलों में जो भी तैनात हैं, वो बात तो बिल्कुल मतलब सिर्फ ऑफिस टाइमिंग के लिए सिर्फ हाजिरी लगवाने आ रहे हैं दफ्तर में, वो चले जा रहे हैं, ठीक है। आप इवन के मतलब इसका असर ये भी है कि अगर आप किसी भी मामले के ऊपर अगर आप कोई कोई आपके पास इंक्वायरी आपको मालूम होती है या कोई केस से मुतालिक आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो ऑफिशियली तौर पे आपको तो कोई वर्जन मिलेगा नहीं, सही है। इवन कि आप अगर अब इस एफआईए हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में भी अगर आप रब्ता करेंगे तो वो उनका भी वहां से भी डीजी ऑफिस से भी यही जवाब आता है कि जो कराची की अगर इंक्वायरी है सिंध जोन 1 से मुतालिक कोई भी इंक्वायरी है तो वो सिंध जोन 1 ही उसका जवाब दे, हमारे से आप जी, जी। रब्ता ना करें, वरना इस बारे में कोई मालूमात लें, जो भी मालूमात लेनी है आप वहीं से लें, मतलब सूरत हाल अब यहाँ तक पहुंच चुकी है। अच्छा, इसमें एक आखिरी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो अब ऑन गोइंग सिचुएशन है, आगे की तरफ जब हम देखें सिस्टम इसी तरह मौजूद रहता है
تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کیس منی لانڈرنگ کے جو 2015-16 میں انکوائریاں ہو کے ایف آئی اے میں درج ہوئے، پھر یہاں سے وہ ریفرنس کی صورت میں نیب چلے گئے. اب وہ چونکہ نیب میں ترمیم کے بعد وہ سارے کیس ریفرنس جو ہیں وہ واپس ایف آئی اے میں آنے ہیں. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت جن ایف آئی اے افسران نے ان منی لانڈرنگ کے کیسوں میں، بے نامی اکاؤنٹ کے کیسوں میں انکوائریوں میں تفتیش کی، وہ آج میرے خیال میں بیچارے پوسٹنگ کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو بالکل کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس وقت تو ان کے لیے ایک سزا کا دور سمجھا جا رہا ہے. تو یہ صورتحال آگے پھر کس نہج پہ جائے گی؟ نہیں یہ تو زیادہ سے تو اس کے اوپر تو ہے نہیں ابھی معاملہ، کیونکہ میرے خیال میں جب سے نیب ترامیم ہوئی ہیں پھر وہ سپریم کورٹ کے اندر ابھی معاملات چل رہے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن کے بعد ہی اگر کوئی فیصلہ ایسا آتا ہے کہ وہ ایف آئی اے کو واپس ریفر ہوتے ہیں تو کیسز واپس آئیں گے. لیکن ابھی بہرحال کوئی نیب سے کوئی بھی ریفرنس ابھی تک واپس ایف آئی اے کے سرگرد میں واپس نہیں ہوا ہے نیب ترامیم کے بعد سے. تو سپریم کورٹ کا جب ڈیسیجن کوئی آئے گا تو اس کے بعد پھر کوئی بھی معاملہ ہوگا. لیکن بہرحال ان ایف آئی اے افسران کے اوپر تو ابھی معاملات ایسے ہیں کہ مطلب ان کو کوئی ساؤتھ زون میں بھی اگر ہیں تو ساؤتھ زون میں بھی وہ بلوچستان میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ اگر پنجاب میں کچھ کو بھیجا ہوا ہے، اور وہ بھی پنجاب کے انتہائی مطلب ساؤتھ جنوبی زون میں بھی بالکل ہی جو ہے وہ سائڈ لائن فوٹے لائن لگا کے جو ہے ان کو بٹھایا ہوا ہے. لیکن بہرحال سزا کا ٹائم جو ہے ان کے لیے ایک مت یہی بھی سزا کافی ہے کہ کچھ ہے نہیں، اور آپ بچوں اور شہر سے اپنے دور جو ہے کہیں ایک کونے کے اندر آپ کو ڈال دیا جائے اور آپ جو چلیں ہے وہ مطلب رابطے کرتے رہیں یہاں سے وہاں. تو یہ بہرحال یہ ان کے لیے پریشانی تو ہے. لیکن یہ اگر اس طرح کے معاملات اگر یہ سسٹم کے حوالے سے یہ چلتے رہے تو وہ پھر تو بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی، مطلب ان دیگر تفتیشی افسران کے لیے جو کوئی نہ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہوں مطلب تحقیق کے. چلیں نادر صاحب، انشاءاللہ دیکھتے ہیں آگے معاملات کس طریقے سے چلتے ہیں اور یہ سسٹم کہاں تک چلتا ہے، کہاں تک جاتا ہے. فی الحال جو صورتحال تھی وہ ہم نے ڈسکس کی. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ دوسرے ایشو کو ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ.